नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कुल शर्मा। आपको बताएंगे क्या कुछ खास है कारोबार जगत में और उसके साथ साथ आज दिन भर क्या कुछ खास रह सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। विकास की राह में बड़ा बदलाव करने की दहलीज पर भारत। आरबीआई गवर्नर ने बताया 8% विकास दर की तरफ बढ़ रहा है देश। जीएसटी को बताया आजादी के बाद सबसे बड़े सुधारों में से एक। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अप्रैल 2024 में जुड़े 1.1 लाख नए ग्राहक पिछले वित्त वर्ष के ग्राहकों की तुलना में 13.6% अधिक। 43.8% नए ग्राहक 18 से 28 आयु वर्ग के। वित्त वर्ष 2033 और 34 तक देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का आकार बढ़कर $1.66 ट्रिलियन हो जाएगा। अभी इसका आकार $459 अरब का है। ईएसपी म्यूचुअल फंड ने 2033 और 34 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में मौजूदा 14% से बढ़कर 21% होने का दिया अनुमान। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 25.17 अंकों की गिरावट के बाद 78,028 के स्तर पर कारोबार किया शुरू, तो वहीं निफ्टी 14.95 अंकों की बढ़त से 23,736.25 के स्तर पर कारोबार करता आया नजर। तो आज की टॉप लाइन्स फिलहाल आपने जानी। क्या कुछ खास कारोबार जगत की अगर बात की जाए, लगातार देश के आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग इसके पैमाने हैं, इसको नापने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उसी में अगर रोजगार बाजार को हम देखते हैं, उसी से संबंधित एक जो खबर है वो पहले आइए आपको बता देते हैं। दरअसल पोस्ट रिटायरमेंट योजनाओं को लेकर लोगों में जागरूकता अब बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अप्रैल 2024 में 1.1 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। इनमें से 2/3 से अधिक यानी अगर बात की जाए 79,876 ग्राहक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्र सरकार ने 20,000 और कॉर्पोरेट सेक्टर से 10,250 नए ग्राहक जोड़े हैं। उम्र के हिसाब से विश्लेषण करने पर पता चला है कि 43.8% नए ग्राहक 18 से 28 आयु वर्ग के थे, जो आमतौर पर पहली बार नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। यह आंकड़ा रोजगार बाजार की मजबूती को भी दर्शाता है। साथ ही वित्त वर्ष 2023 और 24 में अगर देखें तो 9,37,000 ग्राहक एनपीएस में शामिल हुए थे, जो पिछले वित्त वर्ष के यानी 8,24,700 ग्राहकों की तुलना में करीब 13.6% अधिक है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित एनपीएस परिभाषित अंशदान के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसमें सदस्य और नियोक्ता दोनों ही खाते में समान राशि का योगदान करते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार अगर बात की जाए एनपीएस की तरफ भी जो रुझान है वो बढ़ रहा है, और ये बताता है कि कैसे रोजगार सृजन जो है वो भी हुआ है। आइए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कारोबार जगत की। आज जिस तरीके से शुरुआत में हमने देखा एक सपाट शुरुआत जो है वो देखने को मिली, उतार चढ़ाव की स्थिति। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की अगर बात की जाए तो करीब 11 अंकों की जो एक मामूली गिरावट है वो इसमें शुरुआती तौर पर देखी गई, जिसके बाद ये 23,709 पे आज शुरुआत करता हुआ नजर आया। और इसके साथ साथ अगर सेंसेक्स की भी हम बात करें गिफ्ट निफ्टी के बाद, तो आपको बता दें खास तौर से सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं करीब 25 अंकों की एक मामूली गिरावट जो है वो नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 78,028.35 पर कारोबार करता नज़र आया। ये शुरुआत है आज की जो बाजार की हुई है खास तौर से। और ना सिर्फ सेंसेक्स बल्कि अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे ज़रूर हमें हरा निशान नज़र आ रहा है। करीब 14.95 अंकों की जो एक बढ़त है वो हम देख पा रहे हैं, जिसके बाद ये 23,736.25 पे कारोबार करता नजर आ रहा है। तो ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन आज की टॉप गेनर्स कौन से हैं उन पर नजर डालते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं अल्ट्रा सिस्को की अगर बात की जाए, आईसीआईसी बैंक, एलटी, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस जो कि आज के टॉप गेनर्स में नजर आ रहे हैं, जहां पे हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता देखा जा सकता है। टॉप गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप लॉसर्स की। वो कौन से हैं जहां लाल निशान फिलहाल आज नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, एमएनएम और टाटा कंज्यूम, जहां पे फिलहाल लाल निशान जो है वो शुरुआती तौर पर देखा जा रहा है।
और आइए अब आपको बताते हैं यहाँ पर खासतौर से क्रूड की स्थिति क्या रही है आज। आप देख सकते हैं 0.33% का इजाफा, इसमें $84.55 प्रति बैरल क्रूड का भाव दर्ज किया गया। और जल्दी से नजर डालते हैं आप ग्लोबल मार्केट के हाल पर भी। यूएस मार्केट की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं डॉ जोन्स फ्यूचर जहां पे हरा निशान आज नजर आ रहा है, S&P 500 में भी और नेस्डेक में भी लगभग वही स्थिति। 220 अंकों की जो बढ़त है वो नेस्डेक में दर्ज की गई है। वहीं यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ लाल निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। FTSE की हम बात करें, CAC की बात की जाए या फिर डेक्स की हम बात करें तो यहाँ पे लाल निशान जो है वो बाजार में नजर आ रहा है। और आखिर में बात करते हैं एशियन मार्केट की भी, वहाँ क्या स्थिति है। एशियन मार्केट का हाल आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं निकाई 225 की अगर बात की जाए तो हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। 553 अंकों की जो बढ़त है वो नजर आई। हैंगसेंग में ज़रूर लाल निशान के साथ कारोबार शुरू हुआ तो कॉस्पी में भी एक हम देख सकते हैं करीब 6.45 अंकों की जो मामूली तेज़ी है वो नज़र आ रही है। तो जाना आपने किस तरीके से वैश्विक बाजार में जो स्थिति है बनी हुई है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नौमी टुडे में। और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने बॉम्बे इंडस्ट्री स्कीम में खासतौर से अपना संबोधन दिया था। उसकी जो वार्षिक आम बैठक थी 188वीं, उसमें कुछ बड़ी बातें कही थी इन्होंने। वो कौन सी बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें। विकास की राह में बड़ा बदलाव करने की दहलीज पर है भारत। जी हाँ, ये कहा है शक्तिकांत दास ने जो कि RBI के गवर्नर हैं। और किस तरीके से देखिए बदलाव आएगा, क्योंकि बेहतर आर्थिक वृद्धि दर के साथ जो अलग अलग विश्व में बड़ी इकोनॉमी है वो भी पीछे छूट रही हैं। जो भारत है वो लगातार आगे निकल रहा है जब आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं, जब विकास की हम बात करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की जो GDP है वो 8% की तरफ आगे बढ़ रही है। अभी जिस तरीके से हम जानते हैं जो अनुमानित थी वो 7.9 थी, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार आंकड़े आ रहे हैं, जो विकास को गति मिल रही है, वो दर्शाता है कि हम जो GDP है वो 8 की तरफ अब आगे बढ़ रही है। और जो मुख्य बातें थी वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों की अगर औसत जो आर्थिक वृद्धि दर है उसकी अगर वो बात की जाए तो करीब वो 8.3% रही है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग सालों की जब हम बात करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में 8.3 रही। और RBI के अनुसार जिस तरीके से चालू वित्त वर्ष जो है इसके लिए जो आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान 7.2 बने रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन उम्मीद यही है कि जो अनुमान है इससे ज़्यादा जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति जो है वो नज़र आ सकती है। और साथ ही वैश्विक स्तर का भी उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से कई चुनौतियां हैं जो लगातार चल रही हैं। और उसमें फिर चाहे मौसम की बात की जाए, भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें, ये तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भारत है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो लगातार हो रही है। और खासतौर से वैश्विक वृद्धि की अगर हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की हिस्सेदारी उसमें 18.5% की दर्ज की गई है। जी हाँ, ये एक बड़ा आंकड़ा है कि किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। और वित्त वर्ष 2023-24 की जो चौथी तिमाही थी उसमें उम्मीद से बेहतर हमने देखा था, जो प्रदर्शन किया था, जो आर्थिक वृद्धि दर के जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे किस तरीके से 8 से ज़्यादा नजर आए थे। और वही जो एक तेज़ गति थी जो हम कह सकते हैं जनवरी से मार्च महीने के दौरान जो आखिरी तिमाही में जो बनी थी, वही इस बार के वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024 और 25 की अगर खासतौर से हम बात करें तो उसमें भी वो तेज़ी बने रहने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर से जो पहली तिमाही है यानी अप्रैल, मई और जून की अगर हम बात करें तो माना यही जा रहा है कि जो मजबूत स्थिति बनी हुई है उसमें जो विकास जिस तरीके से हो रहा है, तो जो उम्मीद हम कर रहे हैं, जो अनुमान है, उससे ज़्यादा जो आंकड़े हैं वो नज़र आ सकते हैं। अप्रैल से जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि अनुमान से अधिक रहने का जो अनुमान है वो फिलहाल यहाँ जताया गया है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा, जो कि लगातार इस बारे में उन्होंने भी बताया कि कैसे, और जो ना सिर्फ आर्थिक वृद्धि की अगर बात की जाए बल्कि इस साल का भी उन्होंने जिक्र किया। और कैसे जो आर्थिक वृद्धि हम कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों की अगर बात की जाए तो ये करीब 8.3% दर्ज की गई है। और क्या कुछ कहा शक्तिकांत दास ने, आइए देखते हैं।
moving towards annual growth rate of 8%. If you look at the average growth that India recorded over the last 3 years, the average comes to 8.3%. And the current year, we have, from the Reserve Bank side, we have given a projection of 7.2% growth for the current year. The Indian economy in the last financial year 23-24 contributed to 18.5% of global growth. तो किस तरीके से ना सिर्फ हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वो कैसे अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता नजर आ रहा है भारत। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है वो सबसे बड़े सुधारों में से एक नज़र आ रहा है और कई अन्य देशों की तुलना में जो जीएसटी है बहुत स्थिर है और खासतौर से हर महीने का अगर देखा जाए तो करीब 1.7 ट्रिलियन रुपये का जो कलेक्शन है वो और जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। जीएसटी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए। I think has been one of India's, independent India's biggest structural reform since 1947. When GST was introduced in 2017, it was expected that once the system stabilizes, and I'm happy to mention and happy to see that in India, the GST has stabilized much faster than many other countries. And that is reflected in the fact that the tax collections on the, in the goods and services tax, there was a time 3 years ago when 1 lakh crore collection per month became a big story. Then it reached 1,20,000 crores. Then it became, I'm talking about per month. Then it reached, so today per month, the collections have already touched, I think in a particular month, it touched 1.7 lakh crore or so. और इसके साथ ही जब बात की जा रही है महंगाई की, खासतौर से मुद्रास्फीति की, तो उन्होंने कहा कि इसके मोर्चे पर करीब 4% मुद्रास्फीति पर हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में होगी। Price stability is, in other words, that is maintaining inflation at the targeted level. Our target, as you know, is 4%. Now, why this 4% inflation target is important? Because research and detailed study has shown that at 4% interest rate, our economy will be far better placed. Our financial system will be far better placed. Our growth drivers will be able to sustain themselves. तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो देश है वो नए आर्थिक मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसमें अलग अलग कारक हैं जो कि फिलहाल नजर आते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि महानिदेशक हैं RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत बहुत स्वागत आपका सचिन जी। सबसे पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जो RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने भी जिक्र किया कि हम अब से पहले उम्मीद करते थे कि करीब 6% आर्थिक वृद्धि दर है, 7 है, लेकिन वो जिस तरीके से बढ़ रही है 8 का अनुमान फिलहाल 8 को लेकर हम चल रहे हैं। और जब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो वहाँ भी हमारी भागीदारी जो है वो करीब 18% से ज़्यादा नजर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि शक्तिकांत दास जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर आंकड़ों को एक तरफ अगर छोड़ भी दें तो जो मुख्य संदेश उनके भाषण का है वो 2 बातों को, अगर उनको 2 शब्दों में मैं सारगर्भित करना चाहूं तो गवर्नर ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये सुशासन का परिणाम है और ये जन केंद्रित नीतियां जो पिछले वर्षों में अपनाई गई हैं उनका परिणाम है। तो सुशासन और जन केंद्रित नीतियों के आधार पर यदि हम आर्थिक व्यवस्था और उसके विकास की बात करें तो गवर्नर ने 3 बातें कही हैं। सबसे पहली बात कि हम एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? तो कई लोगों का जो सुझाव पीछे रहा है कि भारत सर्विसेज सेक्टर में आगे बढ़े, सर्विसेज पे फोकस करे और उसी में स्पेशलाइज करे। गवर्नर ने कल उसको सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा प्लुरैलिटी वाला देश है जहां सबका स्पेशलाइजेशन अलग है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं जो वैल्यू चेन के माध्यम से हैं उसकी चर्चा करी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है। जहां क्रेडिट एक्सपेंशन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए चाहिए, वहीं सर्विसेज सेक्टर के लिए भी चाहिए।
जैसा आप जानते हैं, उन्हीं के कुछ प्रेडिसेसर जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं पहले, वो लोग कई समय से इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि भारत ने सर्विस सेक्टर पे करना चाहिए। तो पहला जो हमारी ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए, उसकी बात कल गवर्नर ने कही है। उन्होंने कहा है कि मल्टी सेक्टोरल ग्रोथ हमारा अंदाज होना चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भी है सचिन जी, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया कि अक्सर हम यही देखते थे कि सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रह जाते थे कि कृषि क्षेत्र है तो यहाँ इसके जरिए ही विकास हो रहा है, लेकिन जो हमारे और भी दूसरे क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, या इसके साथ साथ जिस तरीके से उनमें जो प्रगति है वो होती नजर आ रही है, तो वही प्रगति है जो कि कहीं ना कहीं भारत की जो विकास की एक गाथा है उसमें मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल जी, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 वर्षों में सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चा जो है और वो भी जो कैपिटल सेक्टर में है उसको बढ़ाया जाए, राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दें। तो आपने देखा होगा जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की इस बात के साथ हामी भर के कदम से कदम बढ़ाए हैं, वो चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आप देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां जहां बढ़ा है वहां विकास के स्पिलओवर इफेक्ट्स तेजी से निकल करके आए हैं। अब सरकार के इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का असर कल, जैसा गवर्नर ने कहा, प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स एक्सपेंशन में भी दिख रहा है। वो सीमेंट में, स्टील में एक एक्सपेंशन की एक बड़ी बात गवर्नर कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे विकास के लिए आया है। और जैसा उन्होंने 2 बार अपने भाषण में उसको रिपीट करके कहा कि ये वाक्य को मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, तो उसके पीछे आशय यही था कि लोग इस बात को समझें कि ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का है, ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए है। इसलिए इंटरेस्ट रेट की डिबेट में पड़ने के बजाय अगर हम इन्फ्लेशन को नियंत्रित करें, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करें, और हम 4% का जो हमारा टारगेट है उसी पे अपने आप को सीमित करें। अगर बारिश, मानसून का कोई पड़ाव, देश के विभिन्न हिस्सों में फर्क होता है, कृषि में तो उत्पादन में अगर फर्क आता है, तो इन्फ्लेशन तुरंत ही 5% पहुंच जाएगा। तो 5% वो न पहुंचे, हम 4 के आसपास ही रहें, जिसकी गवर्नर ने संभावना जताई है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ सचिन जी, उन्होंने जीएसटी को लेकर भी बोला कि आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए तो जो तमाम सुधार हुए हैं, बड़े सुधार, उनमें से एक है जीएसटी को लागू करना, और उसके जरिए भी उन्होंने बताया कि कैसे हमारे देश में एक पूरी तरीके से एस्टेब्लिश सिस्टम जो है अब ये बन चुका है। बिल्कुल मुकुल जी सही कह रहे हैं। गवर्नर ने इस बात को रेखांकित किया है कि उन्हीं के कार्यकाल में, जब वो वित्त सचिव थे, तब जिस जीएसटी को लेकर के कई हिकअप्स थे, बाद में लोगों ने कई विरोध भी किए। और जीएसटी के पहले क्या स्थिति थी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि टैक्स पे टैक्स लगता था। आप टैक्स दे रहे हैं, उसकी टैक्स की वैल्यू के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है, मल्टीपल टैक्सेस थे। उन स्थिति से देश को बाहर निकाल करके लेके आना, और जैसा गवर्नर ने कहा कि कई देशों को बहुत समय लगा। मलेशिया को अगर देखें तो मलेशिया में बहुत टीथिंग ट्रबल्स थे, बाद में उन्होंने छोड़ ही दिया कि हमें नहीं करना भाई जीएसटी, क्योंकि इससे तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन भारत ने छोड़ा नहीं, सरकार उसके साथ लगी रही, राज्य सरकारों ने काम किया, और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कई प्रयास किए गए हैं, जिसके माध्यम से वित्त मंत्री ने जीएसटी को एक रैशनल टैक्स रिजीम के रूप में देश के सामने रखा है। और अब हम देख रहे हैं कि कलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। कल उन्होंने कई आंकड़े दिए, जिससे लगता है कि हर साल हमारा जीएसटी से कलेक्शन कैसे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से इस वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही की अगर हम बात करें, क्योंकि जून के बाद वो आंकड़ा भी हमारे सामने होगा, एक मजबूत स्थिति जो है, जो जनवरी से मार्च के दौरान एक मोमेंटम बना था पिछले वित्त वर्ष में, और उससे भी बेहतर स्थिति शायद इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं इस पहली तिमाही में। बिल्कुल मुकुल जी, और अभी शीघ्र ही इस पार्लियामेंट के सेशन में बजट भी आने के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तुरंत ही हमारा बजट भी आएगा, इंटरिम बजट की स्थिति से हम बाहर आएंगे और पूर्णकालीन बजट हमारे सामने होगा। तब भी हमारे सामने उन सेक्टर्स को सपोर्ट करने का जिनके माध्यम से जीएसटी का कलेक्शन, जिनके माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सपेंशन एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सामने आएगा। ये जीएसटी का कलेक्शन का एक्सपेंशन सिर्फ टैक्स का कंसोलिडेशन नहीं है, ये हमारी आर्थिक प्रगति का भी परिचायक है।
ये इस बात का भी परिचायक है कि आर्थिक गति को जिस प्रयासों के माध्यम से टैक्स के बर्डन को कम करके, अगर आप देखें कॉर्पोरेट टैक्स को, जो हमारे मल्टीपल स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो प्राइजेस हैं, उनके सपोर्ट को आगे बढ़ाने का काम जो सरकार ने किया है, उसके माध्यम से ये जीएसटी का कलेक्शन आगे बढ़ा है। तो ये जो सबकी सहभागिता के साथ विकास की बात हम बार बार करते हैं, वही हमारी इन आंकड़ों के माध्यम से सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, जो तमाम आंकड़े हैं वो उस बात की ओर इशारा ही कर रहे हैं कि जो आर्थिक वृद्धि दर की बात की जाए, जो अलग अलग कारक हैं, जीएसटी की बात करें, महंगाई को नियंत्रित किया जाए, ये तमाम कारक हैं जो कहीं ना कहीं देश को विकसित भारत की तरफ और आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर अग्रसर करने की भी पूरे जो प्रयास हैं वो नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से अलग अलग जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और उसी के परिणाम अब लगातार सामने भी आ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमिक टुडे में। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश के ऊर्जा संयंत्रों में कोयले की जबरदस्त आपूर्ति हुई है। इस साल जून में पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा और 2022 जून के मुकाबले 71% ज्यादा कोयले की आपूर्ति हुई। जून में बिजली की मांग 250 गीगावाट के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। फिर भी ताप बिजली संयंत्रों के पास औसतन 16 दिन की जरूरत के लिए कोयले का स्टॉक बना रहा। अदानी ग्रुप मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी 34,000 करोड़ रुपए निवेश कर गुजरात में खामड़ा संयंत्र का विस्तार करेगी। बताया गया कि अदानी एंटरप्राइजेज और समूह की अन्य कंपनियों के जरिए 25,000 करोड़ रुपए तक का इक्विटी पूंजी जुटाएंगे। ब्रिटेन की वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने इस कंपनी में 3,000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी निवेश करने की योजना बना रही है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया ब्रिटेन की वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और भारत की आदित्य बिरला ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने योजना ऐसे समय में बनाई है जब उसने हाल ही में टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी बेची है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों को कवच के एडवांस्ड वर्जन को मिशन मोड में इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। वैष्णव ने रेल भवन में रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर कवच 4.0 के नाम से विकसित उन्नत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विकास का मूल्यांकन किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए स्वीकृत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम का विस्तार परिधान क्षेत्र तक करने पर विचार कर रही है। कपड़ा मंत्री ने भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला को संबोधित करते हुए कहा कि कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए अपार अवसर हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात का लक्ष्य रखना चाहिए। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई। संचार विभाग के सूत्रों के अनुसार 5 राउंड की बोली हो चुकी है और टेलीकॉम ऑपरेटरों ने मुख्य रूप से 8 बैंडों में से 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड पर ध्यान केंद्रित किया है। रेटिंग एजेंसी केरेज ने एक रिपोर्ट में अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 1.3 से 1.5 लाख इकाई तक पहुंच सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि ईवी अपनाने की दर में वृद्धि से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को लाभ मिलेगा। 2023-24 में 90,342 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई है। 2022-23 के मुकाबले इनमें 90% की वृद्धि रही है। वित्त वर्ष 2033-34 तक देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का आकार बढ़कर 1.66 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अभी इसका आकार 459 अरब डॉलर है। डीएसपी म्यूचुअल फंड के अनुसार 2033-34 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी मौजूदा 14 से बढ़कर 21% होने का अनुमान है। 2024 में पैकेज्ड फूड से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर की ग्रोथ 7 से 9% रहने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है। इंश्योरेंस कंपनी ने इसके लिए सरकारी नीतियों को अहम माना है, जिनसे उपभोग के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गतिशक्ति और अमृतकाल विजन 2047 जैसी प्रमुख सरकारी पहलों ने एफएमसीजी क्षेत्र की नींव को मजबूत करने और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमिक टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।